दोस्तों नमस्कार, मैं किशन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जीके भंडार में। मैं आपके लिए लाया हूं इकोनॉमिक्स विषय से पाठ योजनाएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाठ योजनाओं का निर्माण कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं और क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं और आगे क्या लिखते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिए, वरना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती हैं। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे जो आगे की पाठ योजनाओं का हम आपको बताएंगे, जिनका निर्माण कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि पाठ योजनाएं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पाठ योजनाएं बनाने के लिए सबसे ऊपर अपनी पाठ योजना का नाम लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना होता है, दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद में हम जिस विषय में पाठ योजना बना रहे हैं उस विषय का नाम लिखना होता है। उसके बाद में अपना प्रकरण लिखना होता है, हम किस टॉपिक पर पाठ योजनाएं बनाने जा रहे हैं। उसके बाद में प्रकरण लिखकर उसको अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम इधर लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, किस क्लास की पाठ योजना है, और कालांश लिखते हैं और अवधि लिखते हैं, अपने कितना समय की अपनी पाठ योजनाएं हैं। ठीक है, वो लिखते हैं। कोई भी टीचर कक्षा में प्रवेश करने के बाद में ये इन सामान्य चीज़ों की पूर्ति करता है। ठीक है, हमें लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य वह होते हैं जो हम पाठ योजनाएं बनाते समय विशेष तौर पर ध्यान में रखते हैं। जैसे हम इस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होंगे, उनमें ज्ञान का कितना विकास होगा, वो क्या क्या सीख सकेंगे और क्या क्या उनका कहाँ उपयोग कर सकेंगे, क्या क्या कौशल उनमें विकसित होंगे, और इस पाठ को पढ़ने के बाद में बच्चे किस चीज़ के प्रति रुचि लेंगे, ये सभी अपना उस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, ये होता है अपना इस पाठ को पढ़ाने के बाद में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, उनके मतलब जो पाठ हमने पढ़ाए हैं उनके उसके बाद में उनके ज्ञान में क्या परिवर्तन होगा, उनके अवबोध में क्या परिवर्तन होगा, उनके मतलब उस जो पाठ हमने पढ़ाए हैं उसके बाद में उसको ज्ञान का कहाँ उपयोग कर पाएंगे, वो होता है वो व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, इसमें है छात्र अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला है अपना अर्थशास्त्र के अर्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला अपना जो विशिष्ट उद्देश्य है वह है अवबोध। अवबोध में बच्चे क्या सीखेंगे इसके बारे में अपन को बताना होता है। ठीक है, इसमें है छात्र अर्थशास्त्र के वर्गीकरण का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, अगला है अपना छात्र अर्थशास्त्र के भागों में अंतर करना सीख सकेंगे। ठीक है, अगला आ जाता है अपना ज्ञानोपयोग। ठीक है, ये इसमें बच्चे मतलब जो हमने पाठ पढ़ाया है उसके ज्ञान का कहाँ उपयोग कर सकेंगे इसके बारे में लिखना होता है। तो हमने लिखा है छात्र अर्थशास्त्र के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा बिंदु है अपना प्राप्त जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी कर सकेंगे। ठीक है, अगला जो अपना विशिष्ट उद्देश्य है वह है कौशल। बच्चों में इस पाठ पढ़ाने के बाद में बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है छात्र अर्थशास्त्र के वर्गीकरण को चार्ट के माध्यम से दर्शाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। ठीक है, अगला है अपना विशिष्ट उद्देश्य अभिरुचि। छात्र अर्थशास्त्र से संबंधित अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, अगला अपना है अभिवृत्ति। छात्र अर्थशास्त्र के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं हम सहायक सामग्री। इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हमें लिखना होता है। इसमें हमें चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, लपेट फलक चाहिए होता है, संकेतक चाहिए होता है, चार्ट चाहिए होता है एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री की आवश्यकता होती है। विधि, किस विधि के माध्यम से हम बच्चों को यह पाठ पढ़ाएंगे। हमने लिखा है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। मतलब व्याख्या यानी कि हम इस पाठ को पूरी तरह से व्याख्या के माध्यम से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ की उनको जानकारी देंगे। ठीक है, और प्रश्नोत्तर प्रश्न पूछ कर पाठ पढ़ाएंगे। ये चीज़ें आती हैं विधि के अंदर। ठीक है, पूर्व ज्ञान वह होता है जिसमें हम मतलब ये सोच कर चलते हैं कि बच्चों को जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, ये मेरा ऊपर थोड़ा सा कट गया है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में छात्र अध्यापक पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों से मतलब जो प्रस्तावना प्रश्न करता है तो वो किसके माध्यम से प्रस्तावना प्रश्न करता है वो लिखना होता है अपना। मेरा कट गया है ऊपर, आया नहीं है फोटो में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्न करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम प्रस्तावना प्रश्न में 4 या 5 प्रश्न पूछते हैं बच्चों को, और 4-5 प्रश्न में हम जो मतलब पाठ पढ़ा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम आ जाना चाहिए 4-5 प्रश्नों में। ठीक है, वह होगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो हम पहला प्रस्तावना प्रश्न करते हैं बच्चों से कि हम वस्तुएं कहाँ खरीदने जाते हैं। बच्चे जवाब देंगे बाजार में। दूसरा प्रश्न है हमारा बाजार में वस्तुएं कौन बेचता है। बच्चे जवाब देंगे दुकानदार। तीसरा प्रश्न है हमारा दुकानदार वस्तुओं के बदले हमसे क्या लेता है। तो बच्चे जवाब देंगे रुपये लेता है। अगला प्रश्न है हमारा रुपयों से जुड़ी क्रियाओं का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है या किस शास्त्र में करते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न जिससे हमारा टॉपिक निकलने वाला है, वह है अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे और यह हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसके समस्यात्मक प्रश्न होने के बाद में हमारा उद्देश्य कथन रहेगा, ठीक है बच्चों,
आज हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और उसके बाद में प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में क्या लिखना है? प्रस्तुतिकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, जिसमें हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। दूसरा भाग रहेगा अध्ययन एवं अध्यापन एवं संस्कृतियाँ। ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला मतलब इसमें क्या होगा, जो अध्यापक होगा और छात्र होगा, उनकी क्रिया जो वो क्रिया करेंगे उसके बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक की क्रिया लिखना है, इधर साइड में लिखना है छात्र की क्रिया। ठीक है, उसके बाद में एक तीसरा जो ऑप्शन होता है हमारा, मतलब तीसरा जो हमारा खंड होता है, उसमें हमें लिखना होता है श्यामपट सार। मतलब इस पाठ को पढ़ाते वक्त हम जो श्यामपट पर लिखेंगे, कार्य करेंगे, उसको हम श्यामपट सार में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे हम लिखते हैं, पहले पाठ को पढ़ाने से पहले हम बच्चों को 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बच्चे जवाब देंगे चाणक्य। दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चे जवाब देंगे आर्थिक क्रियाओं का। ठीक है, तो आगे हम स्पष्टीकरण करेंगे एवं हमारे जो शिक्षण बिंदु है उसको लिखेंगे। ठीक है, शिक्षण बिंदु रहेगा हमारा पहला अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक है, इसमें हम बच्चों को स्पष्टीकरण करेंगे कि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन व शास्त्र का मतलब होता है ग्रंथ। अर्थ अर्थात धन से संबंधित ग्रंथ। ठीक है, और इधर अपन जो अब जब अपन स्पष्टीकरण कर रहे होंगे उस टाइम में बच्चे क्या करेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह अपनी कॉपी में जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखाएंगे वह अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी शिक्षण बिंदु का है अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है। ठीक है, ये हमारा इसी भी शिक्षण बिंदु के अंतर्गत रहेगा। और जो हमने स्पष्टीकरण किया है उसके बाद में उसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा जो टॉपिक लिया था उसमें हम बच्चों को परिभाषा जो अर्थशास्त्र की है वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनको समझाएंगे। ठीक है, परिभाषा रहेगी हमारी, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका संबंध सीमित साधनों के उचित बंटवारे द्वारा आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने तथा सामाजिक कल्याण में अत्यधिक वृद्धि करने से है। ये हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा रहेगी, वो भी किसके अनुसार? आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार। ठीक है, अर्थशास्त्र शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? बच्चे जवाब देंगे अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? बच्चे जवाब देंगे सीमित। अगला प्रश्न है, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन कैसे हैं? बच्चे जवाब देंगे साधन कैसे हैं? सीमित। अगला प्रश्न रहेगा अपना, साधनों के कुशलतम प्रयोग से मनुष्य क्या प्राप्त करना चाहता है? भाई साधनों का कुशलतम प्रयोग करके मनुष्य क्या प्राप्त करना चाहता है? संतुष्टि चाहता है सभी सबसे ज़्यादा, तो बस इसे संतुष्टि मिल जाएगी, उसके बाद में उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगला अपना अगले शिक्षण बिंदु की ओर आगे बढ़ने के लिए अपन को फिर वही 2 प्रश्न करने हैं, उनको विकासात्मक प्रश्न में लिखना है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? छात्र जवाब देंगे 2 भागों में। हम अगला प्रश्न करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? बच्चे रह जाएंगे मौन, क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण करेंगे, उस टाइम हमें अपना शिक्षण बिंदु लिखना है कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम अर्थशास्त्र को बांटने जा रहे हैं, कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो इसमें हम स्पष्टीकरण देंगे कि सर्वप्रथम सन 1933 में वेगनर फिश नामक जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र का व समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है और उन भागों के अंतर्गत क्या क्या शामिल है उसको हम उनको ब्लैक बोर्ड पर या चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हमने बता रखा है कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक कल्याण। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत सिद्धांत, आर्थिक विकास, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वह अर्थशास्त्र के किसी एक भाग का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो समग्र विषय पर अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब होल देखता है, पूरा होल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और इसके बाद में हम वही अपने जो 2-4 प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न रहेगा हमारा, सर्वप्रथम व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? तो बच्चे जवाब देंगे वेगनर फिश ने। दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो बच्चे जवाब देंगे वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न रहेगा हमारा कि दोनों शाखाओं के नाम बताइए, अर्थशास्त्र की दोनों शाखाओं के नाम बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यह करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने के लिए हमें फिर 2 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पहला प्रश्न होगा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो बच्चे जवाब देंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा प्रश्न होगा हमारा, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। बच्चे होंगे मौन। ठीक है, अगला शिक्षण बिंदु का नाम लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो आपको स्पष्टीकरण करने से पहले इस शिक्षण बिंदु का नाम लिखना है कि आप अर्थशास्त्र का वर्गीकरण कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इस शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। ठीक है, और आगे आपको स्पष्टीकरण में जवाब देना है,
व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तथा समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र या व्यापक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, छोटी छोटी असंख्य इकाइयों की सहायता से बड़े समूह बनते हैं। असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों के उपभोग उत्पादन श्रमिकों व अन्य साधनों को जोड़कर सामूहिक उपभोग उत्पादन व कुल संस्थानों के अंतर्गत ज्ञात होते हैं। इस प्रकार व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, और आपको अर्थशास्त्र के जो दो भाग हैं, व्यष्टि और समष्टि, इनका वर्गीकरण कर इनके बारे में बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर भी बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा है अपना कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तीसरा है सरल अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और कम उपयोगी है वर्तमान में। ठीक है, पांचवा है हमारा कीमत के विश्लेषण से संबंधित है। ठीक है, ये अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जो समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है भाई? समग्र इकाइयों से संबंधित है। इसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आय व रोजगार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अध्ययन में बहुत कठिन है, वर्तमान में अधिक उपयोगी है, आय के विश्लेषण से संबंधित है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ने से पहले हमें इसके बाद शाम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद में हमें बच्चों से प्रश्न पूछने होते हैं। ठीक है, बहुत प्रश्न। इसमें हम बच्चों से प्रश्न करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? बच्चे जवाब देंगे कीमत या मूल्य सिद्धांत के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा अपना संपूर्ण अर्थशास्त्र को अनुकूलतम स्थिति प्रदान करने के लिए कौन सी अर्थशास्त्र की शाखा आवश्यक या सहायक रहेगी? तो वह है अपना, बच्चे जवाब देंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न रहेगा अपना वर्तमान में अधिक उपयोगी अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है? बच्चे जवाब देंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है या व्यष्टि अर्थशास्त्र की किस विश्लेषण से संबंधित है? ठीक है, तो बच्चे जवाब देंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित है। ठीक है, आगे आता है अपना मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, ये बच्चों को जांचना होता है कि बच्चे इस पाठ के माध्यम से क्या क्या सीखे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न होगा अपना अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? मतलब मूल्यांकन प्रश्न छोटे छोटे होते हैं, जैसे अबसद वाले हो गए, राय सही और सत्य असत्य वाले हो गए, या मतलब रिक्त स्थान वाले हो गए। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न या लघुतात्मक प्रश्न हो गए, एक शब्द में उत्तर आए, ऐसे प्रश्न हो गए, वो होते हैं अपने मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे इसके बारे में आपको जवाब देंगे। और दूसरा प्रश्न है हमारा मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, तो बच्चे इसका जवाब देंगे कैसी होती है, बच्चों से पूछना है। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ये अपना लघुतात्मक प्रश्न हो गया। और अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए बताइए कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये अपना निबंधात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, गृह कार्य आगे देना है अपन को। गृह कार्य बच्चों को घर से करके लाने के लिए एक गृह कार्य प्रश्न देना है। इसमें है व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को बच्चे घर से सोल्व करके लाएंगे। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बेल आइकन घंटी को दबाइए और हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए बेल आइकन घंटी को दबाएं। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।